अरे राजस्थान रसायन के सभी दोस्तों को नमस्कार। ये जी देखो, संग्रहणी आईबीएस की दवा ये पुड़ियों में पैक हो रही है। संग्रहणी आईबीएस जिन बंदों को बार बार लेटरिन लगती है, कच्चा मल आता है, फटी फटी लेटरिन आती है, कहीं भी जाते हैं तो पहले दिमाग में आता है यार कि मैं एक बार फ्रेश हो जाऊँ फिर वहाँ फ्रेश होके चलूँ, तो उसे संग्रहणी आईबीएस कहते हैं। उसे संग्रहणी बार बार आई होता है, आंतड़ियों का मसला होता है उसको। अगर देसी भाषा में कहा जाए तो उसे आंतड़ियों का मसला कहते हैं। उसमें कोई बिलबादी चूर्ण देता है, कोई क्या देता है, वो सब, कोई कूड़ा छाल देते हैं, कोई क्या देते हैं, कूड़ा छाल देते हैं, कोई बिलबादी चूर्ण देते हैं, कोई छोटी हरड़ देते हैं। पर ये भी काम करते हैं, बिलबादी चूर्ण भी काम करता है, कूड़ा छाल भी काम करती है, पर वो वक्ती तो महीने 1.5-2 महीने तक फायदा देती है। असल जो आंतड़ियों का मसला होता है ना, जब तक उस चीज़ों की, अब ये रस बस में बनाना ज़रूरी होता है उसके लिए, तब जाके मैं तो इन पूड़ियों से ही करता हूँ आईबीएस का इलाज। ये अभी पहले मैं अलग सेटअप से करता था। मैं भी पहले कई चीज़ें बना, उसमें कूड़ा छाल भी होती थी, बिलबादी चूर्ण, कई चीज़ें होती थी, काम तो करते थे वो भी, 5-7 जड़ी बूटियाँ होती थी। जब से मैंने ये अभी 2 महीने से ये इस भस्म का निर्माण किया है और ये मैंने ये रेशा सेट किया है, तब से मुझे बड़ा इसमें शानदार रिजल्ट मिलने लगे। पानी से देता हूँ, एक पुड़िया सुबह, एक पुड़िया शाम को, टकाटक आंतड़ियों का मसला हल होता है, आईबीएस का मसला होता है, और कुछ भी नहीं देता हूँ। ये अकेला आईबीएस संग्रहणी पर काम करता है। ये मैं इस पर काम कर रहा था, रिसर्च कर रहा था कि यार मुझे इस चीज़ में ऐसी भस्म बनाऊँ, तो फिर मुझे एक भाई जी और मिल गए, अच्छे थे, उनको काफ़ी जड़ी बूटियों का ज्ञान था। वो जाते एक महात्मा के आश्रम पर रहते और 10 दिन और 10 दिन बाकी अपने घर पर रहते थे परिवार के साथ। तो उनसे भी मैंने कहा मैं ऐसा चीज़ बना रहा हूँ, तो उन्होंने कहा अच्छी चीज़ है इसमें यार। उनका भी मैंने मशवरा लिया, क्योंकि सूजा से, वो कहा होता है ना कि सूजा से पूछा भला, तो उन्होंने कहा अगर इसमें ऐसा और कर ले साथ में तो बड़ा मज़ा आ जाए। तो वैसा किया यार, कामयाबी मिली। तभी तो मैं अब इसका वीडियो बना रहा हूँ कि आईबीएस संग्रहणी के जो भी है, ये बहुत अच्छा इलाज है संग्रहणी का। और इसके कई बंदों के रहती है, सब नल छड़ जाते हैं, बार बार कच्ची लेटरिन आती है, कहीं भी जाए तो दिमाग में अरे यार मेरे को तो एक बार फ्रेश हो जाऊँ, ये दिमाग में रहता है। तो ये असली ये आंतड़ियों का मसला होता है। इसको करने के बाद 70 चीज़, बुखार नहीं, बस एक ये दे दो पूरी सुबह, एक शाम, बस खत्म, अगले का मैटर। महीने भर की दवा बना के दे दो, 20-30-40 पुड़िया बना के दे दो, आराम से बंदा फिट आईबीएस का संग्रहणी का। क्योंकि इसमें क्या होता है आईबीएस संग्रहणी में, आपको बताऊं, इसमें पंचकर्म क्रिया भी काम करती है। आईबीएस संग्रहणी में पंचकर्म क्रिया भी काम करती है। अब पंचकर्म क्रिया में क्या होता है, जैसे बंदा पंचकर्म सेंटर पर चला जाता है, ठीक है, अब वहाँ पर क्या होता है, जैसे हाई फाई पंचकर्म हो तो वो तो 2-2 हज़ार भी ले ले, रोज के 3 भी ले ले, बाकी नॉर्मल कोई भी 1,000 रुपये से कम कोई पंचकर्म नहीं देता। पंचकर्म हमारा बोलता है कि आप हमारे आओ, 1 महीने आपको रुकना पड़ेगा, आपका पूरा आईबीएस वगैरह सब, नाभि वगैरह यहाँ पर आपको, उनके पास क्या है कि जैसे वो योग वगैरह भी कराते हैं, पंचकर्म क्रिया भी करते हैं, और उनके पास थेरेपी वाले भी होते हैं। तो जैसे पॉइंट दबाते हैं वो करते हैं। मैं जाकर देख के आऊँ, इन लोगों का भी देख के आऊँ कि इन लोगों ने किस प्रकार से ये थेरेपी वाले। मैंने एक पंचकर्म सेंटर पर गया तो वहाँ पर कई बंदे ऐसे थे। अब जैसे मैंने अभी तक कोई बंदा पंचकर्म सेंटर आ गया तो वहाँ ठीक है, उसको 20,000 रुपये या 25,000 रुपये रहता है 1 महीने का, कोई 30 देता है। तो उसमें देखो उसको रहने की व्यवस्था भी रहता है, क्योंकि वो झोंपड़े के बने हुए वो कमरे रहते हैं, मिट्टी के बने हुए, उनमें रहते हैं। बिना तेल की सब्जी की रोटी दी जाती है उनको, घिया वगैरह, उबली हुई सब्जी। योग जल्दी उठाते हैं, योग करवाते हैं, फिर उनकी रोज़ जैसे उनको नसें दबाई जाती है, पंच दबाए जाते हैं उनके, है ना, वो
नेचुरोपैथी वाले रहते हैं उनके पास। तो बंदा क्या है कि एक तो वो घर के भी वातावरण से अलग चला जाता है दूसरी जगह, तो वो आराम से फिर पंचकर्म क्रिया होती है, जल्दी उठता है, हरियाली में घूमता है, नंगे पैरों वो दोब में चलाते हैं, फिर योग करवाते हैं, साथ सबके और भी लोग रहते हैं, फिर वही सात्विक भोजन होता है, ठीक है, दिव्य पे जैसी वहाँ पर चाय होती है। तो वो नॉर्मल सी वो आदमी थोड़ा तनावग्रस्त से दूर रहता तो अपने आप सही हो जाता है। पर जब वो 15-20 हज़ार 25 हज़ार रुपये खर्च करके घर आता है, 1 महीना भी मुश्किल से नहीं गुजारता, 1 महीने के बाद वो की वही चीज़ वहीं खड़ी रहती है। यहाँ तक एक बार पंचकर्म 100% सही करेगा उसको, नेरोपैथी करेगी उसको सही, नेचुरोपैथी करेगी, पर वही हाल है। जब तक ये चीज़ मैंने नोट की है, मुझे एक पंचकर्म सेंटर वाले ने बुलाया कि आओ देखो आप, मेरे जानकार था उससे, मैंने देखा यार अच्छा सेटअप, 20 से 25 बंदे उसके एनी टाइम रहते थे, अच्छा झोंपड़ी का चारों तरफ बना रखा था, 900 रुपये था उस बंदे का, जिसमें रहने की सुविधा भी थी, रोज़ 2 टाइम खाना भी था, सब्जियाँ उबली हुई दी जाती, रोटी भी क्या नाम है ये सब दी जाती, कई बार दूध ही बंद रहता है IBS वालों का, तो चाय वगैरह उनको हर बली देते हैं वो। तो हंसना, योग करना और एक्सरसाइज करना, आसन कराना, वो पंच जो मैं बता रहा ना वो, उन्होंने कहा ये सब होते हैं। मैंने कहा ये सारे होते हैं अभी इस माहौल में, पर घर जाने के बाद ये सब चीज़ें लागू नहीं होगी तो फिर ये बीमारी उस कंडीशन में क्या करेंगे, हटेगी कि नहीं कटेगी। तो उसने जो मैन जो जिसका वो सेंटर था बोला नहीं नहीं मैं तो बहुत बंदे ऐसे होते हैं। मैंने कहा वो सही है। फिर मैंने कहा देख व्यापार की दृष्टि अलग है, कोई बात नहीं है, कोई बात नहीं है, ये तेरा है, तेरे यहाँ तक सारे बंदे खुश होकर मेरे खुश हो गए, गुरु जी बोल के जाते वो सारे जाएंगे। तो मैंने पर बाद में देख लेना। अब वहाँ एक बंदे ने मेरे नंबर ले लिए थे, जो उसके मैं जब साइड में हुआ ना, उसने कहा कि एक बार अपने व्हाट्सअप नंबर दीजिए, क्योंकि मैं उसके सामने देना नहीं चाहता, जिसका सेंटर था अच्छा नहीं लगता, उसने मुझे पर्सनली बुलाया था। मैं देख मेरे भी इच्छा थी क्या कराते ये लोग। तो बाद में उसने मुझे 1.5 महीने बाद फ़ोन किया उस लड़के ने कि मैं फलाना बोल रहा हूँ, आप आए थे? मैं हाँ बिल्कुल। बोले जी मैं वहाँ पर 1 महीने रहा, मुझे बहुत अच्छा रहा, मैं एकदम सही हो गया। 15 दिन बाद घर आती है मुझे वही चीज़ें। तो आप वाली बात जो वहाँ आप कह गए थे वो बात मेरे को बैठ गई। फिर मैंने उस बंदे को मैंने पहले यही सेटअप बना के दिया और भेजा उसको। आज उस बंदे को 3-4 महीने हो गए टकाटक है। तो मैं ये नहीं कहता कि पंचकर्म से सही नहीं होता, पंचकर्म से होता है, पर जो चीज़ जहाँ जो चीज़ लगेगी वो तो लगनी चाहिए ना। पेट के अंदर रोटी जाएगी तभी तो पेट भरेगा। भाई महंगी हाई फाई गाड़ी ले ली पर तेल तो मांगेगी वो। अगर बैटरी की भी है तो चार्ज तो करना ही पड़ेगा। ये थोड़ी होगा कि बाहर से गाड़ी को अच्छे पानी से धो लिए, उसको क्या नाम पॉलिश कर लिए, अच्छी लग रही है, पर अंदर उसके खुराक चाहिए उसको। तो ये जो बीमारियाँ बनी है, ठीक है, ये बीमारियाँ बनी है, IBS वगैरह तो अंदर कमज़ोर हुई है, हमने बाहर प्राणायाम वगैरह योग किया, ठीक है, बाहर से उसकी कर लिया, बाहर का खान पान जो इनको भरपाई के लिए चीज़ें चाहिए, ये चीज़ है। आप साउथ के चाहे पंचकर्मों में चले जाइए, आपको 3 महीने असर रहता है इसका पंचकर्म से IBS। ये बात सही है, मैं ये नहीं कहता कि पंचकर्म और नेचुरोपैथी से ये IBS सही नहीं होता, होता है। हम 3 महीने बाद जिस कंडीशन में था उस कंडीशन में आ जाता है, अगर साथ में कोई खुराक नहीं बना के दी। हम ये भी नहीं कहते कि ये जो हमारी दवाई यही साहब कामयाब है, ऐसी बात नहीं। हर आदमी के पास अपने अपने फॉर्मूले हैं। मैं बता रहा हूँ ना, बेलगिरी कूड़ा छाल इनसे बंदे बहुत सही हुए, कोई 5-5 साल तक सही रहे। लग जाए तो लग जाए, ऐसी बात थोड़ी है। पर जड़ी बूटियों में क्या होता है, अब जैसे बारिश, अब जिनके पास अब ये जो नौरा शरद पूर्णिमा के बाद की जो अब जड़ी बूटियाँ जिनके पास, जिन व्यापारी के पास है वो तो काम करती है, और बारिश से पहले जिनके पास दुकानों में पड़ी है और बारिश का समय आ गया तो वो सारी खराब चीज़ें तो काम नहीं करती है। फिर आयुर्वेद बदनाम होता है, व्यापारी बेचते फिरते हैं। ये
जड़ी बूटियों की पहचान, आदत हो जाता है आयुर्वेद को पंसारियों ने खराब कर दिया। उनका स्वार चाहिए, खराब से खराब चीज़ बिकी जाएगी। जिसमें जाला पड़ गया, जिसमें ईलिया लग गई ना, कुछ काम नहीं करती दवा, फेंक देना चाहिए उसको कोई रिजल्ट नहीं है। एक बंदा मुझे रेवंची ने दिखा रहा कि मैं रेवंची ने, उसके पूरे छेद। मैंने कहा यार इस लेके पंसारी का करेगा क्या, इसका कोई फ़ायदा ही नहीं, उल्टा नुकसान है। और उसका ही पंसारी 5 रुपये कम नहीं कर रहा उसको। पहले तो 2 गुनी रेट बता रही कि छोटे पंसारी बताते हैं, उनका यही होता है। जो जड़ी बूटी भी ज़्यादातर खारी बावली की काम करती, क्यों वहाँ रुकती नहीं है। जड़ी बूटी आ जा गई ना तो 2-3 दिन में निकल जाती है। छोटे, हाँ ये है, उनका बड़ा काम होता है, तो वहाँ ताज़ा माल आता है। उनके सामने सब जड़ी बूटियाँ फैल होती है ज़्यादातर। बाकी छोटे पंसारी जो 2-2, 5-5 साल तक नहीं बिके, सालम सालम सफ़ेद मूछले, ये सतावर वगैरह तो ख़राब हो जाती है 2-4 3-4 महीने में, बेकार चलती ही नहीं है। तो आप पीस के रख दो, आपका ऐसे ही सूख डला बन जाता है, काम ही नहीं करती है। तो पंसारी लोग तो पता नहीं कितने महीने तक चलाते हैं। तो जहाँ माल ज़्यादा खपे ना वहाँ लेना चाहिए अच्छा भरोसे का पंसारी, ठीक है। क्योंकि पंसारियों को आजकल परवाह नहीं है कि उनकी पूजन सामग्री साथ बिकती है ना, इसलिए वो लोड नहीं लेते हैं कि जैसे कि जिसको ज़रूरत है वो लेगा, ठीक है। इसलिए नकली माल भी चलता है। अभी उसी पर ये चीज़, जिनका जड़ी बूटी का काम है और वो क्वालिटी रखते हैं वो करते ही है फिर वो। तो ज़्यादातर क्या है, ये वैद्य हकीम क्या करे, आगे सामान हर चीज़ वैद्य हकीम में घर थोड़ी उगाएगा। तो ये चीज़ है। तो मैंने आपको पंचकर्म में बता दिया कि इसका कहाँ इलाज है और कैसे है, क्या है, ये बात है। फिर लंबा वीडियो हो जाएगा कि लोगों ने अभी थोड़े दिन पहले ये कह दिया कि साहब सोशल मीडिया का ज़माना हो गया, लोग इंस्टाग्राम वगैरह में शॉर्ट वीडियो देखते हैं। अगर आप इस प्रकार से यूट्यूब पर डायलॉग बाजी, इनको डायलॉग, उसने ये नहीं कहा कि ज्ञान की बात बता रहा हूँ मैं, उसने कहा साहब ऐसे डायलॉग बाजी करो इतना लंबा नहीं सुन पाएंगे। मैंने कहा चलो बहुत बढ़िया बात है, किसी ने डायलॉग बाजी तो मानी। सर तो इसलिए अब आजकल शॉर्ट में खेनी पड़ती है बात। अब 15 मिनट से ऊपर का वीडियो नहीं बनाएंगे, कोशिश कर रहे हैं कि 7-8 मिनट में सलटाएंगे हर बात को। फिर कई बार टॉपिक ही ऐसा हो जाता है ना। अब पंचकर्म वाला बता रहा हूँ ना मैं, पंचकर्म में बता रहा हूँ ना मैं, ये सही होता है। अब पंचकर्म वाले चिढ़ भी जाएंगे, लड़ने को भी तैयार रहते कई कि साहब आपने कैसे कह दिया, हमने इतने को सही कर दिया, पर नंबर नहीं बताते हैं, कि लाओ 10 के नंबर दे दो, सही किया। नंबर भी दे देंगे वो। एक ने मुझे कहा कि मैंने इतने जनों को सही कर दिया, मेरा जीत गया था पंचकर्म, मैं आपको नंबर दे सकता हूँ। मैंने कहा नंबर तो किसी का भी ऐसे आदमी को दे देगा जो कहते हैं हाँ सही हो गए। तेरे से जो जुड़े थे तेरे पंचकर्म में, तो उस समय तेरे व्हाट्सएप में जुड़े होंगे ना वो, तो वो चेट उठाकर दिखा, वो नंबर दे। बोले देता हूँ, अभी तक नहीं दिया। तो ये चीज़ें होती है, ठीक है। एक बार मैंने यूट्यूब पर भी 2-4 बड़े बड़े यूट्यूबर जो आयुर्वेद के, वो मेरे जिद गए थे। बोले ओ हमारे पास इतने का प्रमाण है, आपको 20 आदमी के फ़ोन नंबर दे देंगे। मैं को ऐसे तो किसी का भी दे दे तू, जिसको तूने दवा दी उसकी चेट का वीडियो बना और उसमें डिटेल सारा चेट में दिखा कि इतनी तारीख को इसका दवा का ये देखो, ये सारा, उसके नंबर दे, फिर बात करो, सीटी बिटी खुल। हालांकि अपने को काहे को किसी की टांग खींचनी है, पर जो दावा इस प्रकार करते हैं ना, वो हमें यहाँ कोई बात बोल रहे प्रमाण के तहत है। अब कई तो ऐसे चिड़े हुए हैं, कहीं ऐसे अक्षमात, वो का होता ना अक्षमात, कि साहब ये आदमी हमारे को अपना ज्ञान नहीं दे रहा, किसको पता नहीं किस ये अपने साथ लेके मरेगा, ऐसा कोई किसी के नहीं है। अरे पता नहीं कितने लोगों को दे दिया, जिनमें हमारा भरोसा हम उनको देंगे। ऐसे सोशल मीडिया में तो कोई फ़ोन कर देगा, हम उसको जानते पहचानते हैं क्या, या हमारे को उस पर, हमने उस पर कोई कर्जा ले रखा है जो उसका ठेका ले रखा है, कि उसको इतना टाइम नहीं होता है हमारे पास। हमारे जो वर्तमान में 15-20 बंदे ऐसे हैं, 8-10 को तो हमने सिखा दिया, क्योंकि शरीर का पता नहीं है, विद्या को जितनी बांटेंगे उतनी जाएगी, पर वो देनी पड़ती है भरोसे आदमियों को।
ऐसे थोड़ी सोशल मीडिया पर चाहो जो आदमी मैसेज करेगा वो करेगा मेरा। कौन किसको, जिसको हम जानते नहीं पहचानते उनके लिए थोड़ी विद्या लुटाने को लिए है। जो वैद बेचारे कर रहे हैं, अटक रहे हैं, और जो वास्तव में सही है उनको देते हैं। आज हमारे को चीज़ें मिली है, कोई छड़ से थोड़ी मिली है। छड़ से कोई किसी को नहीं था। वैद लोग कितने आप खूब जानते हो, हमें तो साधु सन्यासी में आचार्य लोगों में ऐसे ऐसे विद्वानों में घूमे हुए हैं। ऐसे मिल जाती है कि बिना धोर धूप के आदमी को जानते हैं सबको कौन किस किस आदमी है। और वैद हकीमों से अगर हमने कुछ लिया है ना, तो ये तो बराबर कुछ लेते हैं, जब देते नहीं देते ही नहीं है। आपके पास देने का सामर्थ्य होना चाहिए। कहने का मतलब आपके पास अगर एक नुस्खा है किसी हकीम को देने के लिए, तो वो दे देगा फिर खानदानी उठा करके। आप अपना तो खुद देना चाहिए नहीं। कई करते रहते हैं ना कमेंट कि साहब हमारा भला नहीं कर रहे, ये वो नहीं कर रहे हमारा। और तुमने किसी का भला किया हो तो बताओ एक को। घर बैठे बैठे सोशल मीडिया पर बैठे बैठे ऐसे कुछ नहीं सीखता। कई हकीमों ने मुझे कह दिया, मैंने कहा खरल नहीं है उनके पास, खरलों की जानकारी नहीं है, कहाँ खरल मिलता ये नहीं पता उनको। और बात करते कि हमें रसायन विद्या बहुत बड़ी चीज़ है। रसायन विद्या कोई ऐसे कोई टचपुंजों की बस की बात नहीं होती है, या कोई एक दिन का खेल नहीं होता है। हाथ पकड़ के रसायन विद्या में सिखाना पड़ता है कि ऐसे ऐसी चीज़ें ये भस्म होती है, ऐसे ऐसे। ऐसा थोड़ी है कि नमक से रगड़ लिया पारार, ईंट से रगड़ लिया, जब ने सुन लिया। इनसे कुछ नहीं होता है, वो काम इन्हें, उनसे कुछ नहीं होता है इन चीज़ों से। जो परिपूर्ण होता है ना, वो चाहे कच्चा संख्या भी दे देगा ना आँख मीच के किसी को, तो वो भी उसको नुकसान नहीं कर सकता। उसको कला है, ठीक है। तो उस्ताद ही होता है। देखो उनसे यही है, बाकी ऐसी बात नहीं है। पंजाब में सिखाया बंदे को, यूपी में सिखाया, इंदौर में सिखा रहा हूँ बंदे को, सिरोही, कई जगह सिखा रहे बंदे को। कई हमारे जो टचिंग में है, जिनको हम जानते हैं, कई वेदों को हमने इतने वेदों से प्राप्त किए, इतने हकीमों से प्राप्त किए, तो उनको भी दी है, ऐसी बात नहीं है। साधु संतों से, सन्यासियों से भी मिली है चीज़ें, तो ऐसी नहीं होती है। ऐसे तो कोई बंदा कंप्यूटर बैठा है, कोई यूट्यूब में चला रहा है। अब मैं आप बताऊँ इसका तरीका बताऊँ। मुझे एक बंदा मिला जो आयुर्वेद का काम करता है। कैसे करता है वो, राजीव दीक्षित से प्रभावित हो गया। ठीक है साहब, अच्छी बात है, राजीव दीक्षित जी आयुर्वेद को उठाओ। उसने मुझे कहा कि साहब मैं एक बार 2019 के अंदर दिल्ली गया हुआ था। मैंने चौड़ी बाज़ार से एक आयुर्वेद की किताब ली बढ़िया, और मैं लखनऊ का था वो। तो वो ट्रेन में बैठकर लखनऊ गया ना, जब तक उसने वो पूरी किताब पढ़ दी, तो वो ये देखा यार मैं तो बहुत बढ़िया आयुर्वेद का, मेरे पास मैं तो वैद्य बन गया, हाई फाई बन गया, मेरे पास तो सारे नुस्खे आ गए। उसने 2 साल के अंदर उस किताब में से 40 नुस्खे बनाए और मरीजों को भी दिया कि हो। एक मरीज उसका फ़ायदा नहीं हुआ, एक मरीज को। उसने बाद में फिर मेरे जब ये सोशल मीडिया संपर्क द्वारा उसने मुझे किया कि सर ये बात है, उसने मुझे बताई ये बात कि आप मुझे बताइए कि ये किताबों में लिखा हो गलत है क्या। मैंने एक भी नुस्खे काम नहीं किया। मैंने कहा ऐसा है, ये तो हम नहीं कह सकते कि सारी चीज़ गलत है सारी चीज़ सही है, क्योंकि 200 साल कलम भी गुलाम रही हुई है। कोई बंदूक की नोक से, कोई लालच के दम पर, हर चीज़ में रतल बतल है। पर मैंने उसको एक ही बात कही, मैंने कहा आपको मिजाज का जानकारी है, डायग्नोस करना आता है। बोला नहीं। तो बस, तो फिर तुम चाहे पूरी सारी किताबें पढ़ लो, तो मैं एक मरीज बहाल नहीं कर पाओगे। तो बोले मैं तो उसको फॉलो करता हूँ स्वदेशी को। मैंने कहा सब कुछ करो तो वहाँ तक करो, फिर इतने बड़े नुस्खे मत लगो आप, ठीक है। अधूरा, जब तुम्हें डायग्नोस करना ही नहीं आता बीमारी, तो फिर ऐसे नुस्खे जो थोड़ी, नुस्खे चलाने की कला होनी चाहिए। ये मौके की लड़ाई खुद को लड़नी पड़ती है, कोई हकीम वैद्य नहीं आके लड़ता है। अरे ये बात है। मैंने कहा एक नहीं, तेरा कभी भी सही नहीं होगा बाल, क्योंकि तुझे डायग्नोस करना ही नहीं आता। मौके की लड़ाई तो खुद को ही लड़नी पड़ती है, कोई हकीम वैद्य नहीं लड़ता है। मरीज को बहाल उसको खुद को ही करना पड़ता है। तो ऐसे तो PDF भरी पड़ी है, चाहो जो किताबें मंगा लो आप, पर मरीज कितने बहाल हो रहे वो सबसे बड़ी चीज़ होती है। इनसे कुछ नहीं होता है।
दादी नानी के नुस्खे थे वो घर के छोटे मोटे नुस्खे थे। आज का खान पान कितना बदल गया बताइए आप। अभी तक तो लोगों जो पहली पुरानी बातें सुनी हुई है ना लोगों की, साहब जग भर के पानी पियो सुबह पहले, वही गलत है। मैंने कभी की मैं मरीजों को पहले पानी बंद कराता हूँ सवेरे का, कहता हूँ आधा गिलास ज़्यादा मत पी। क्योंकि कोई बंदा 10 11 बजे 12 बजे रोटी खा रहा है, सवेरे वो खाली पेट दबा के पानी पी रहा है, वो बहाल ही नहीं हो सकता। तो ये चीज़ें हमारे तजुर्बे की है। योग को भी हम मानते हैं, और योग में भी हमने कई आसन बंद करवाए जो रूटीन वाले, साहब ये तो योग में बताए गए हैं। मैंने कहा तो ये आसन बंद कर दे योग में, और अब तो योग कर। उसने कहा यार मुझे तो बहुत अच्छा रिजल्ट मिला। तो ये हमारे डायग्नोस, रिसर्च, मरीजों के अनुभव, काम करने से ही तो सीखते आदमी। तो ये बात है। अब मैंने कई चिड़े हुए यूट्यूब पर, साहब मुझे ये नहीं बताया आपने, बताया इतना टाइम हमारे को कहाँ मिलता है, हमारे पास वीडियो बनाने का इतना टाइम नहीं है। क्यों, हमारे खुद के, मेरे पर्सनल खुद के मरीज रहते हैं, उनकी मुझे दवा लगा के भेजना रहता है। अब 2 4 3 4 महीने से तो एक बार तो वीडियो डालूँ, लोग बात करते हैं चलो डाल दो उसमें। बाकी यहाँ कोई उसका वीडियो डालने का मकसद और कुछ नहीं है। क्योंकि जानकार आदमी होता है ना, उसके लिए बाजार में कोई चीज़ अवेलेबल हो चाहे न हो, उसके पास सब रास्ते होते हैं। अब कोई कहता है साहब आज खदान का संख्या नहीं मिलता, पर जो संख्या की प्रक्रिया जानता है उसके लिए संख्या बनाना कोई भारी चीज़ है क्या? उसके लिए सिंगरफ बनाना कोई भारी चीज़ है क्या? उसके लिए रस कपूर बनाना कोई भारी चीज़ है क्या? उसके लिए दाल चिकना बनाना कोई भारी चीज़ है क्या? कोई भारी चीज़ नहीं है। कलाकार आदमी के लिए कोई भारी चीज़ नहीं है, बन जाती है। अब कोई कहता साहब पारा इतना महंगा हो गया, कल को पारा बंद हो जाएगा, मुझे कई वैद्यों ने कहा ये कर लो वो कर लो, स्टॉक कर लो। मैंने कहा कोई स्टॉक जरूरत नहीं है, बंद हो जाएगा तो वनस्पति से निकाल लेंगे। अब ये बातें सार्वजनिक क्यों नहीं होती कि वनस्पति से कैसे निकलता है क्या? जब तो कहा कि पिता पुत्र ने भाषित, तो ये चीज़ें गोपनीय रखी जाती है, हर जिसको नहीं दी जाती है, क्योंकि फिर वनस्पति के नष्ट होने का खतरा रहता है, इसलिए होती है। संख्या बनाना ये कोई भारी सी काम नहीं है। तो बाजार में नहीं मिल रहा है तो क्या होगा आगे? तो परिपणक होते, कलाकार होते, उनके लिए कोई बड़ी चीज़ नहीं है, उनको टेंशन नहीं होती है, वो सब बना लेते हैं। तो ये IBS का सारा सेटअप है, ये IBS का, ये जो मैं बना रहा हूँ जो